Vaidik Sarin. In today's video, we are going to describe about the factors on which resistance depends. हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है. ठीक है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है, ये हम लोग बात करने वाले हैं. व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. तो देखो, अ कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कंडक्टर के पास जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है. ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है तभी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है. तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, जब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा एट द एंड्स ऑफ कंडक्टर. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप अक्रॉस द कंडक्टर देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मूव. ठीक है, तो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो कभी कभी मूव करने के ड्यूरेशन में वो क्या होता है, जैसे वन इनटू अनदर एंड ऑफ कंडक्टर वो जाना चाहता है तो वो कोलाइड करता है सरफेस से. मूवमेंट में के ड्यूरेशन में वो कोलाइड कर जाता है एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर से. तो कॉलिजन के ड्यूरिंग में वो क्या करता है, वो एक ऑफर जब कॉलिजन करेगा तो दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. तो वो जैसे मान लो कि कोलाइड किया कोई ऑब्जेक्ट, मतलब एटम से वो कोलाइड कर गया, तो एटम से जब कोलाइड करेगा तो उसके ड्यूरेशन में वो जो कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन होगा. कॉलिजन क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है स्पीड को. तो जैसे ही कॉलिजन होगा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तो दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो जब अपोज करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, कहने का मतलब है कि वो वहां पे जो अपोजिशन कर रहा है वही प्रॉपर्टी कहलाता है रेसिस्टेंस. ठीक है, तो आप बताओगे दिस अपोजिशन ऑफ टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ड्यूरिंग द मूवमेंट, है ना, ड्यू टू द कॉलिजन फ्रॉम द एटम, दैट इज नोन एज द रेसिस्टेंस. तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस तो आप बताओगे अ कंडक्टर has large number of free electrons and when these free electrons moves from one part of the conductor to the another parts, when potential difference is set up then they collide with the atoms, है ना, or ions with the conductor and opposes the flow of electrons. This property arises there, that means flow of electrons जो को oppose कर रहा है, तो वहां पे जो property arise हो रहा है वही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस. वही रेजिस्टेंस, तो कॉज रेजिस्टेंस का बेसिकली वही है. क्लियर है. तो यहाँ पर हम लोग देखिए रेजिस्टेंस का क्या कॉज है. अब जितना ज्यादा कॉलिजन सफर्ड होगा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस एराइज होगा. तो अगर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है. ठीक है, तो आप लिख लो इसको. We know that conductor have large number of free electrons and free electrons move when potential difference is set up across the ends of conductor. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जब सेटअप होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा during movement of free electron from one part of conductor to another part
they collide through atom or ions of conductor। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही ये मूव करेगा तो वो कोलाइड करता है, उसके जो एटम्स हैं, आयंस हैं, उसे कोलाइड करता है, और कॉलिजन जो होता है अपोज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर बताओगे कॉलिजन अपोजेस द फ्लो ऑफ free electrons that is known as resistance। ठीक है, जितना ज्यादा कोलिजन सफर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। मोर द कोलिजन सफर बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, more the collision suffers free electron, more is the value of resistance। more is the value of resistance। ठीक है, जितना ज्यादा कोलिजन आपका होगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस अराइज होगा। तो दिस इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, हाउ व्हाई रेसिस्टेंस अराइजेस। ठीक है, व्हाई प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट इज टू बी अराइजेस इन अ कंडक्टर। तो दिस इज द रीजन ऑफ रेसिस्टेंस अराइजेस इन अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो, इसका फर्स्ट फैक्टर हो गया लेंथ। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे। एरिया यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये चार चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। कौन सा लेंथ हो गया, एरिया हो गया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे इसकी डिपेंडेंसी होती है लेंथ पे, कैसे इसकी डिपेंडेंसी होगी एरिया पे, फिर टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ कहने का मतलब इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ठीक है, जितना ज्यादा लेंथ लेंगे हम लोग कंडक्टर का, अगर जैसे मान लो कि आपको कहा जाए कि एक वायर है 5 मीटर का, एक वायर है 10 मीटर का, किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो जिसका लेंथ ज्यादा है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। क्लियर है, तो माइंड में आपको रखना है लेंथ अगर आप बढ़ाओगे जितना ही ज्यादा लेंथ होगा वायर का उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा। दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, अब आज हम लोग बात करते हैं एरिया पे। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब कि ये कोई वायर है, ठीक है, तो वायर के इनसाइड का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इस एरिया की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, विद इन बाउंड्री। तो जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, और जिस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। कहने का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग थिकर वायर से लेंगे और थीनर वायर से, थिक वायर और थीन वायर, है ना।
थिक और थिन, यानी आप वायर देखते हो, जैसे मान लो कि कोई एक है बहुत पतला वायर है और एक होता है मोटा वायर। मोटा वायर हुआ दैट मीन्स उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, थिन वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा लगेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो थिकर वायर में कम रेजिस्टेंस होता है और थिनर वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है। ठीक है, अगर कहने का मतलब कि अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे 2 वायर है, ठीक है, एक का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 5 mm स्क्वायर और एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 7 mm स्क्वायर, तो किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, किसके थ्रू रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर्ड होगा? तो देखो आपने क्या बताया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है उसके द्वारा ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है उसके द्वारा कम रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा। तो जब रेजिस्टेंस कम ऑफर्ड होगा जिसके द्वारा, उसके द्वारा ज्यादा करंट पास किया जाएगा उसमें से। इसको इनडायरेक्ट वे में भी आपको समझ लेना है, करंट से रिलेटेड करके। यहाँ पे तो हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जिसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट फ्लो करेगा, जिसके पास कम रेजिस्टेंस होगा उसमें से ज्यादा मोर अमाउंट्स ऑफ करंट फ्लो करेगा, इजीली करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दैट मींस कहने का मतलब है कि थिकर वायर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस और थिनर वायर ऑफर मोर रेजिस्टेंस। थिन वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और थिकर वायर में कम रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? इसीलिए आप लोग देखते होंगे जनरली कि हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए थिकर वायर यूज करते हैं। ठीक है, और जनरली जब हम लोग हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए यूज करते हैं तो हम लोग लॉन्ग वायर से प्रिवेंट करते हैं। अगर आपको जैसे आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा रहता है तो वहां पे जो नियरेस्ट ट्रांसफार्मर है वहां से आप कैरी आउट उसको करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका लेंथ कम रहेगा तो रेजिस्टेंस कम ऑफर्ड होगा। पहला पढ़ा अपना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो लेंथ जितना कम रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस इसके थ्रू ऑफर्ड होगा, और लेंथ जितना बढ़ेगा, जितना दूर से आप खींच के लाओगे है ना वायर को, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें डेवलप होगा। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो लेंथ और एरिया आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, तो देखो जनरली जितने भी मेटेलिक वायर होते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग जो भी यूज करते हैं वो मेटेलिक वायर ही यूज करते हैं। तो मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यानी आप बता सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज ऑन हीटिंग द वायर। ठीक है, वायर को हीट करते हैं और हीट करने के थ्रू उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर प्रोवाइड जब करवाते हो तो रेजिस्टेंस, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल दैट मींस कहने का मतलब कि आप किस मटेरियल से बना हुआ वायर ले रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग वायर से बना हुआ, अलग अलग मटेरियल से बने हुए वायर का जो रेजिस्टेंस होता है सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो आप बताओगे डिफरेंट रेजिस्टेंस इज सेटअप in the wire, different resistance setup in the wire, different resistance is set up in the wire made up of by different material। डिफरेंट मटेरियल के थ्रू जो बना हुआ ये होगा उसके द्वारा अलग अलग रेजिस्टेंस सेटअप होता है। जैसे मान लो कि कोई जो वायर है वो बना है आपका कॉपर से, कोई वायर जो है वो बना है आपका ये एल्युमिनियम से। ठीक है, कोई वायर जो बना है वो सिल्वर से बना है। तो इस टाइप का अलग अलग वायर जो हम लोग यूज करते हैं उसका सबका जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे अभी हम लोग फिलहाल में जो लेते हैं उसमें कॉपर वायर को बेस्ट मानते हैं, लेकिन उसमें एल्युमिनियम वायर जो भी होता है, चूंकि कॉपर
एल्युमिनियम से जो होता है वो महंगा होता है, तो इसलिए जनरली हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे आपने बताया कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। यहाँ से हम इनको अब कंबाइन करते हैं, आपने बताया, इसको ये इरेज करते हैं यहाँ से। तो जब इन दोनों ऊपर वाले दो को आप कंबाइन करते हो, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इन दोनों को अगर इकट्ठा एक साथ कंबाइन करते हैं तो यहां से मिल जाता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए। ठीक है, तो यहां से हमने बताया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो एल बाई ए जो यहाँ पे आपका आता है, यहां से हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करते हैं तो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं रो, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो। ठीक है, ये रो रीड आउट किया जाता है और इसको कहते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। ठीक है, रो जो होता है दैट इज नॉन एज रेसिस्टिविटी, इज नॉन एज रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये रो को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो अगर रेसिस्टिविटी का हम लोग यहां से निकालेंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी के लिए ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो अपने यहां से रेसिस्टिविटी का आप डायमेंशन निकाल, सॉरी यूनिट निकाल सकते हो। कैसे यूनिट निकालोगे? यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है ओम। ठीक है, इसका हो गया मीटर स्क्वायर और बाई मीटर, तो यहां से यहां 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये बचेगा ओम मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जो होता है वो होता है ओम मीटर। क्लियर है? तो आप यहां से बता सकते हो कि ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है। आपने बताया कि जो रो होता है दैट इज आर ए बाई एल। ठीक है, इतना हुआ, रो इक्वल टू आर ए बाई एल हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, तो देन रो इज जस्ट इक्वल टू द आर। ठीक है, तो यहां से अगर रेसिस्टिविटी को आप डिफाइन करना चाहोगे तो आप बता सकते हो रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल व्हेन देयर इज अ एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। ठीक है, तो यानी आप बता सकते हो रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस इफ देयर इज लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो आप यहां से लिख लो रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस when length and area of conductor is taken as यूनिट डायमेंशन। ठीक है, यूनिट डायमेंशन में अगर टेकअप करते हो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ एरिया इज यूनिट और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज आल्सो टेकन एज यूनिट। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी वहां पर जस्ट इक्वल हो जाएगा रेसिस्टेंस के। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रेसिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो देखो रेसिस्टिविटी जो होता है वो रेसिस्टिविटी ऑफ
रेसिस्टिविटी जो होता है ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। याद रखना है आपको, रेसिस्टिविटी जो होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। डायमेंशन करने का मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया। लेंथ, ब्रेथ, एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता है रेसिस्टिविटी। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता था तो ये उस टाइप का डिपेंड नहीं करता है। दूसरा चीज रेजिस्टेंस जो रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट इज मेड अप ऑफ। इट इज मेड अप ऑफ, जिस चीज से बना होता है उसके इस पे डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड्स करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे रेसिस्टिविटी का डिपेंडेंस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्चुअल पॉइंट का। जो रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों ही प्रॉपर्टी है, लेकिन रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी होता है आपका किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी, और यानी सबस्टांस का। और जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप बता सकते हो रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस और मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल या सबस्टांस का प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टिविटी, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। तो रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, अगर सेम वायर से बना हुआ, मतलब सेम मटेरियल से बना हुआ वायर के लेंथ को अगर हम लोग बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है, चाहे जैसे मान लो कि अगर दो वायर हम लोग टेकअप कर रहे हैं, दैट इज मेड अप बाय द कॉपर, वन शुड बी टेकन एज द लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड अनदर वायर टेकन एज द लेंथ ऑफ 5 मीटर। तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा। अगर एक वायर हमने लिया, देखो एक वायर हो गया ये 1 मीटर का, एक वायर हमने ले लिया 5 मीटर का, दोनों किसी से बना हुआ है, दोनों कॉपर से ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रेसिस्टिविटी का, तो अगर रेसिस्टिविटी जो है वो अगर सेम, जैसे मान लो कि अगर इसी दोनों वायर के रेसिस्टिविटी की अगर बात करते हैं, तो रेसिस्टिविटी जो होता है, जैसे इसका लेंथ 1 मीटर, इसका लेंथ 5 मीटर है, तो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। रेसिस्टिविटी जो होगा वो इसके नेचर ऑफ मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन चेंज इसमें नहीं होगा। डिफरेंट रेसिस्टिविटी नहीं गेट अप होता है, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। सेम मटेरियल से बना हुआ वायर का रेसिस्टिविटी जो होता है वो सेम होता है, लेकिन सेम मटेरियल से बने हुए वायर का अगर हम लोग लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो कि सेम मटेरियल से बने हुए वायर का रेसिस्टिविटी जो होता है सेम होता है, लेकिन सेम मटेरियल से बने हुए वायर का अगर हम लोग लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज रेसिस्टिविटी, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टिविटी डिपेंड्स। रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।